आज हम देखेंगे जी ASM में भी आज की क्लास पे इस पे लग गया है और कल की क्लास भी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे और फिर बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन इसकी देखेंगे, फिर आगे थ्रू आउट हम इसके साथ भी ASM पे भी काम कर रहे हैं। ASM क्या है जी? ऑटोमेटिक स्टोरेज मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडेड बाय ओरेकल फॉर ओरेकल डेटाबेस फाइल्स। ठीक है, तो आर्किटेक्चर इसका देखते हैं और फिर इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाते हैं। अच्छा, शायद पहले भी एक दफा डिस्कस हुआ है कि ASM का अपना एक इंस्टेंस होता है, उसके अपने बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं, इंस्टेंस है और SGA प्लस बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं। यूजली ASM इंस्टेंस का नाम प्लस ASM होता है, प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है जस्ट टू, मतलब ये उसका वो है सेग्रीगेट करने के लिए नॉर्मल इंस्टेंस से, ठीक है, डिफरेंशिएट करने के लिए। तो ASM इंस्टेंस है, उसके अपने बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं और ये डिस्क्स को मैनेज करता है। मल्टीपल डिस्क्स हैं और इन डिस्क्स को मिला के आप डिस्क ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं और फिर उनके ऊपर आप डेटाबेस की फाइल्स प्लेस कर सकते हैं। तो ASM इंस्टेंस का अपनी पैरामीटर फाइल होती है, ठीक है, इसके अपने पैरामीटर्स हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं। इसका SGA है लेकिन ये मिनिमम स्पेस लेता है, अराउंड 150 MB स्पेस लेगा मेमोरी के अंदर, और इसका काम सिर्फ और सिर्फ डिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड टास्क करना है। ठीक है, ASM इंस्टेंस करता क्या है कि आपके अंडरलाइंग जो डिस्क ग्रुप्स हैं उन डिस्क ग्रुप्स को, ये ASM इंस्टेंस आपका माउंट स्टेज पे होता है, माउंट स्टेज तक होता है, मतलब क्योंकि ये नॉर्मल एक डेटाबेस के इंस्टेंस की तरह नहीं है कि ये डाटा फाइल्स को इसके साथ डाटा फाइल्स एसोसिएट हो या इस तरह का कोई सीन नहीं है। ठीक है, तो ये नॉर्मली माउंट स्टेज तक होता है आपका ASM इंस्टेंस, और ये डिस्क ग्रुप्स को और डिस्क को मैनेज करता है। और इसका काम जो है बेसिकली आपका जो डाटा आना है डिस्क के ऊपर, उसको एक तो मिरर करना, अगर आप मिररिंग का ऑप्शन आपने यूज किया है तो, बल्कि पहले आप इसको लिखें स्ट्राइपिंग करना। डाटा स्ट्राइप करता है एंड मिरर करता है अगर आप रिक्वायर्ड होते हैं। स्ट्राइपिंग इसके क्या मुराद है कि डाटा जो भी आएगा उसको डिवाइड करेगा चंक्स में और अंडरलाइंग डिस्क, एक डिस्क ग्रुप के अंदर जितनी डिस्क्स हैं उनमें राइट कर देगा ये। ठीक है जी, जो आप कह रहे हैं डिवाइड करेगा, लेकिन पूरा डाटा एक उस पे डिस्क पे नहीं आ रहा। नहीं, डिवाइड एंड कंकर, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये डिवाइड करके रखेगा। नॉर्मली आपके वो जो होते हैं ना, आप रेड इंप्लीमेंट करते हैं, हाँ हाँ, रेड होता है कि पूरी काफी बना रहे हो, एक होता है वो डिवाइड, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये हाँ, ये स्ट्राइपिंग इसका मेन वो आप डिसेबल नहीं कर सकते, तो ये स्ट्राइप करता है, फास्ट हो जाता है। हाँ, ये फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो अंडरलाइन डिस्क के ऊपर डाटा स्ट्राइप करके रखता है, और अगर रिक्वायर्ड है तो मिरर करके भी रखता है, अगर आप मिररिंग सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, स्टोरेज आपको भेजा चाहिए होगी। हाँ डेफिनेटली, फिर वो, लेकिन वो आता है ना रिडंडेंट रखते हैं आप, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर से बचने के लिए आपको ये करना पड़ता है। मतलब वो स्पेस लॉस तो है लेकिन आप पूरा एडवांटेज उसका देखें, एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होता आपके केस में। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है आपको? ओके। अच्छा, 11 जो रिलीज 1 तक ASM को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको कोई अलग से सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए। ठीक है, यू नीड टू इंस्टॉल द RDBMS सॉफ्टवेयर, जो नॉर्मली आप करते हैं, Oracle 10G for Linux, Oracle 11G for Linux, 11G रिलीज 1 for Linux या फॉर विंडोज फॉर यूनिक्स, तो ये साथ ही आता है, टूल अवेलेबल है उसके साथ। जैसे आप डेटाबेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आपको DBCA मिल जाता है, आपको NetCA मिल जाता है। क्या करते हैं वो? डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, वो NetCA क्या करता है? नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन करता है। तो इसी तरीके से आपको जब आप 11G रिलीज 1 तक का कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आपको DBCA मिलता है, उसके साथ ही आप ASM इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शनल है, आप ASM इंस्टेंस क्रिएट करना चाहें या ना करना चाहें डेटाबेस के लिए, दिस इज अप टू यू। ठीक है, आपकी जो डेटाबेस की फाइल्स हैं वो या तो रखी जा सकती हैं फाइल सिस्टम के ऊपर, अभी तक हम यही करते आए, यहाँ पे रखी जा सकती हैं रॉ डिवाइसेस के ऊपर, ऐसी डिस्क जिन पे कोई फाइल सिस्टम नहीं है, ठीक है, या फिर आप ASM पे रख सकते हैं या OCFS पे रख सकते हैं। नॉर्मली ये दो जो हैं ये क्लस्टर के केस में यूज होते हैं, लेकिन ASM आप यूज कर सकते हैं
नॉन क्लस्टर्ड इन्वायरमेंट के लिए भी, सिंगल इंस्टेंस डेटाबेस के लिए भी यूज कर सकते हैं परफॉर्मेंस गेन के लिए, ठीक है। ओके, सो ओरेकल क्लस्टर फाइल सिस्टम। तो ये ASM जो है 10G ऑनवर्ड है, दिस इज अवेलेबल 10G ऑनवर्ड, 9i में अवेलेबल नहीं है। OCFS जो है ओरेकल 9i में भी अवेलेबल है, 10G में भी अवेलेबल है, ठीक है। 11G में भी आप उसको यूज करते हैं। OCFS है, OCFS 2 है, फिर ओरेकल ASM लेके आया था, ठीक है। तो OCFS है क्लस्टर फाइल सिस्टम। तो CFS यूज कर सकते हैं हम जी, CFS कर सकते हैं। हाँ, वो कोई थर्ड पार्टी क्लस्टर फाइल सिस्टम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो नहीं है कि ओरेकल का अपना ही हो, लेकिन ओरेकल का अपना करेंगे तो एडवांटेज ज्यादा होगा, मैनेज करने में आपको ज्यादा आसान होगा, ठीक है। और अच्छा, बिग डाटा वाला काम है इसमें। हाँ जी, और 11G R2 ऑनवर्ड आपका दिस इज नो मोर शिफ्ट विद द RDBMS सॉफ्टवेयर। आप जो ओरेकल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे उसके साथ ASM नहीं आएगा, ठीक है। ASM आपको अलग करना पड़ेगा। वो ASM के लिए ओरेकल ने 11G रिलीज 2 में एक सॉफ्टवेयर दिया है ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से, ठीक है जी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? किस में? ASM और कोई डिफरेंस नहीं है, ये एक ही चीज है। पहले ये होता था कि ASM का सॉफ्टवेयर बंडल आता था डेटाबेस के सॉफ्टवेयर के साथ ही, अब उन्होंने उसको अलग कर दिया, वो एक अलग सॉफ्टवेयर बना दिया, डेटाबेस का सॉफ्टवेयर अलग कर दिया, बस ये किया, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया उन्होंने, ठीक है एक ही चीज। उसके थ्रू ASM, अब आपने अगर ASM कॉन्फ़िगर करना है, ASM की क्रिएशन करनी है, ASM इंस्टेंस बनाना है, तो आपको ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर का सॉफ्टवेयर चाहिए। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आपको अगर बनाना है तो आप सिर्फ ओरेकल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, DBCA चलाएं, पहले ASM बनाए, फिर DBCA चलाएं, फिर डेटाबेस बनाएं। अब ऐसा नहीं है। हाँ, लाइसेंसिंग पहले भी थी, ASM के लिए पहले भी लाइसेंस था, लेकिन अब ये है कि ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ ASM नहीं है, इसमें उन्होंने साथ ये भी कर दिया है क्लस्टर वेयर। ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्लस्टर वेयर एंड ASM, दो चीजें इसमें, एक क्लस्टर वेयर है जो कि रैक के केस में यूज होता है, जब आप क्लस्टरिंग करते हैं तो उस वक्त एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जो कि क्लस्टरिंग बना सके, क्लस्टर बना सके, तो वो क्लस्टर वेयर कहलाता है ओरेकल का। और ASM, ये दो चीजें इसका पार्ट है। नॉर्मली ये रैक के लिए यूज होता है, ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर आप सिंगल इंस्टेंस के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि सर उनको वो भी ये रिकमेंड करते होंगे ना कि रैक के केस में यूज होती है। हाँ, लेकिन आप सिंगल इसको ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही रख दिया। हाँ, इसीलिए रख दिया गुड। और दूसरा ये कि आप सिंगल इंस्टेंस के केस में भी ये सपोर्टेड है। 11G रिलीज 2 ऑनवर्ड आप सिंगल इंस्टेंस रैक भी बना सकते हैं, ठीक है। 10G में ये था, 10G तक या 11G रिलीज 1 तक ये था कि अगर आपने रैक बनाना है तो मिनिमम 2 नोड्स चाहिए आपको। 11G में आप रैक बनाना है, 11G रिलीज 2 में रैक बनाना है तो एक नोड से भी आप रैक बना सकते हैं। रैक का पर्पस मेन हाई अवेलेबिलिटी एंड लोड बैलेंस। उसका फायदा ये होगा कि आपने इनिशियली आपने एप्लीकेशन डिप्लॉय की, जब डेटाबेस क्रिएट की तो आपने वो रैक का सेटअप बना दिया, बाद में कोई नोड ऐड करनी है तो आसान हो जाएगा। ऑल टुगेदर नए सिरे से आपको कुछ नहीं करना। इसमें जो है अगर आप सिंगल लोड करते हैं, एक मशीन आप करते हैं, तो उसमें आपका इंस्टेंस एक ही रहेगा। हाँ, बाद में आप ऐड करते हैं एक मशीन और, ठीक है। वो पहले सारा सेटअप कर लें, अगर आपको चाहिए हो तो उसको मल्टीपल नोड्स पे ले जाएं, नहीं चाहिए तो आप सिंगल इंस्टेंस पे रहने दें उसको, ठीक है। फायदा है उसका, बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में नॉर्मली ऐसे होता है कि फ्यूचर में जाके कहीं 2, 3, 4 साल बाद आपको, या 6 महीने बाद या साल बाद आपको चाहिए होता है कि यार उसको क्लस्टर में कन्वर्ट करें, तो फिर ऑल टुगेदर नए सिरे से आपको करना पड़ता है, और डाटा का साइज इतना ज्यादा हो जाता है, एप्लीकेशन के अवेलेबिलिटी के इतने इश्यूज हो जाते हैं कि वो बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए। हाँ, वो काफी लेंथी प्रोसेस। हाँ, तो अब इस केस में आपने जस्ट वो एक नया प्लग इन करना है बस आपने सिस्टम, तो वो ज्यादा आसान है, ऑनलाइन ऑपरेशन है, ठीक है जी। तो ये चीजें आपको समझ आ गई, कोई कंफ्यूजन कोई ऑप्शनल है ये? हाँ, ऑप्शनल है फॉर सिंगल इंस्टेंस डेटाबेस, लेकिन अगर आपने रैक करना है तो दिस इज मैंडेटरी, ठीक है। तो एक नॉर्मल डेटाबेस के लिए ये ऑप्शनल है, और आपने सिंगल इंस्टेंस डेटाबेस के लिए इसको कर दिया तो इसको ओरेकल रीस्टार्ट भी कहते हैं। ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इज आल्सो कॉल्ड ओरेकल रीस्टार्ट if you have deployed it for a single instance database, ठीक है जी। अब ये करता क्या है जी,
इससे क्या मुराद है ऑरिकल रीस्टार्ट पर? सिर्फ उनको नाम दे दिया बस। हाँ, नाम दे दिया उसका। ये है कि ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर की अलग से सर्विसेज इंस्टॉल होती हैं, और आपकी जो ओरेकल की डेटाबेस है, एएसएम के इंस्टेंस है, आपका लिसनर है, आप जो सर्विसेज बनाते हैं वो उन ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विसेज के मेंबर्स बन जाते हैं वो। और जब आपकी मशीन रीस्टार्ट होगी या कोई एक कंपोनेंट फेल हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली अप हो जाएगा। ठीक है, मीन की मशीन स्टार्टअप पे आपकी सर्विसेज एक सीक्वेंस में खुद ही अप होंगी, डेटाबेस भी अप हो जाएगी, लिसनर भी अप हो जाएगा, एएसएम इंस्टेंस भी अप हो जाएगा, सारी वो लिसनर के साथ जितनी सर्विसेज रजिस्टर्ड हैं वो भी हो जाएंगी। आप जो जो चीज़ें उसके साथ रजिस्टर कर देंगे वो ऑटोमेटिकली अप हो जाएंगे। कोई एक इंस्टेंस डाउन हो गया वो ऑटोमेटिकली खुद ही अप भी कर देगा उसको, तो इसलिए उसको रीस्टार्ट करना दिया। रैक के केस में तो नॉर्मल है, ये होता ही है रैक के केस में। ठीक है, सिंगल इंस्टेंस के केस में भी आप ऐसा कर दिए। अच्छा, अब ये डिस्क को कैसे मैनेज करता है? आप क्या करते हैं, एक या एक से ज़्यादा डिस्क को मिला के डिस्क ग्रुप्स बना सकते हैं। यू कैन क्रिएट एज मैनी डिस्क ग्रुप्स एज यू वांट। ठीक है, हम मल्टीपल एक ही डिस्क ग्रुप बना लें और फिर मल्टीपल डिस्क ऐड कर लें, या मल्टीपल डिफरेंट डिस्क ग्रुप बना लें। और एक दफ़ा आपने एक एएसएम इंस्टेंस बना दिया, उस पर आपने डिस्क ग्रुप्स बना दिया, आपने डिफरेंट डिस्क ग्रुप बनाए, डिस्क ग्रुप 1 और डिस्क ग्रुप 2। सर ये ग्रुप्स जो हैं ये ओरेकल लेवल पे होंगे, ना कि ओएस लेवल? नहीं, ये ओएस लेवल पे OS level पे। हाँ, ये ओएस लेवल पे होंगे। ठीक है, लेकिन ओएस पे ये नजर नहीं आएंगे, वो ओरेकल के सॉफ्टवेयर के थ्रू होंगे। ठीक है, अच्छा, क्योंकि इनमें हार्ड डिस्क अवेलेबल है ना, तो आपको ओएस लेवल पे काफी सारा काम करना पड़ेगा। अच्छा, आपने एक दफा एएसएम इंस्टेंस बना लिया, उसमें डिस्क ग्रुप्स बना लिया, अब उसमें मल्टीपल डेटाबेसेस की आप डाटा फाइल्स प्लेस कर सकते हैं। एक डिस्क ग्रुप के ऊपर आप 2 डेटाबेसेस की डाटा फाइल रख लें, दूसरे डिस्क ग्रुप पे 2 डिफरेंट डेटाबेसेस पे रख लें, तो a single ASM instance can serve multiple databases। ठीक है, अच्छा, ASM के डिस्क ग्रुप के ऊपर क्या क्या रखा जा सकता है? सारी डेटाबेस की फाइल्स। जब डेटाबेस की फाइल से मुराद ये होता है कि डेटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल्स एंड ट्री टू लॉग फाइल्स। ठीक है, ये डेटाबेस की फाइल्स है। सर्वर पैरामीटर फाइल एंड आर्काइव्स, फ्लैशबैक लॉग्स और बैकअप्स, ये 6-7 चीजें जो आप रख सकते हैं डिस्क ग्रुप्स के ऊपर। बैकअप्स लिए जो उसके आरमैन के थ्रू, या आपने जो भी डाटा फाइल्स की कॉपी करके बैकअप किया वो आप एएसएम के डिस्क ग्रुप के ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, एएसएम के डिस्क ग्रुप डायरेक्टली ओएस से एक्सेसिबल नहीं होते। आप जब TF-H करते हैं तो आपको वो नजर नहीं आएगा किसी जगह, क्योंकि उसके ऊपर वो फाइल सिस्टम नहीं है जो ओएस का है। जो ओएस जिसको रिकॉग्नाइज करता है, उसके ऊपर ओरेकल का फाइल सिस्टम है, तो उसकी अलग से ओएस पे ओरेकल की अपनी यूटिलिटी है जिसके थ्रू आप उसको ब्राउज कर सकते हैं, फाइल्स कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ये काम किए जा सकते हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे, ASM CMD के नाम से यूटिलिटी है। अच्छा, 11G रिलीज, 11G ऑनवर्ड आप इसमें OS की फाइल्स भी रख सकते हैं। ठीक है, नॉन ओरेकल फाइल्स भी ASM पे रखी जा सकती हैं 11G ऑनवर्ड। 10G तक था सिर्फ डाटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल्स, रीड लॉग फाइल्स, आर्काइव्स, बैकअप फाइल्स एंड फ्लैशबैक लॉग्स, ये 6 चीजें रखी जा सकती थी, और SP फाइल। ठीक है, लेकिन हम ओएस फाइल्स क्यों रखेंगे उसके ऊपर? आप लेट से आप चाहते हैं जी ओरेकल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, तो वो भी डिस्क ग्रुप के ऊपर करें, या आप ये चाहते हैं कि कुछ आपकी डेटाबेस से रिलेटेड एक्सट्रैक्ट जो कुछ क्यूरीज हैं, कुछ फाइल्स हैं, वो आप चाहते हैं, हाँ बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, वो आप चाहते हैं सेंट्रल एक ही लोकेशन पे रखें, तो वो उसके लिए आप रखेंगे। लेकिन वो जो आप कह रहे हैं वो लेकिन होगा ओरेकल सॉफ्टवेयर। हाँ, ओरेकल का। ठीक है, तो ये चीज़ है। और अब ये मैनेज कैसे करता है डिस्क्स को? एक्चुअली आपका ASM जो है वो फाइल्स को मैनेज नहीं करेगा। ASM के ऊपर जितनी फाइल्स हैं वो उसका मैनेज करना इसका काम नहीं है, इसका काम है डिस्क को एंड डिस्क ग्रुप्स को मैनेज करना। ठीक है, अब जब एक फाइल आएगी एक डिस्क ग्रुप के ऊपर क्रिएट होने के लिए, लेट से आपने एक टेबल स्पेस क्रिएट किया, एक डेटाबेस क्रिएट की, उसमें एक डाटा फाइल क्रिएट होने जा रही है, वो डाटा फाइल आपने कीजिए DG1 के डिस्क ग्रुप पे होनी चाहिए। अच्छा, DG1 ये कन्वेंशन ओरेकल फॉलो करता है प्लस कीजिए। ठीक है, डिस्क ग्रुप के नाम से भी प्लस पहले आता है और ASM के इंस्टेंस के नाम से भी पहले प्लस आता है। आपने एक डाटा फाइल क्रिएट की प्लस DG1 के डिस्क ग्रुप के ऊपर, तो ओरेकल क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसको AUs में डिवाइड कर देगा, एलोकेशन यूनिट्स। और ये एलोकेशन यूनिट्स कॉन्फ़िगरेबल है। एलोकेशन यूनिट 2 MB का हो सकता है, 4 MB, 8, 16, 32, 64, 128। ठीक है, कितने MB का बाय डिफॉल्ट ये होता है 4 MB, नहीं बाय डिफॉल्ट ये 2 MB का होता है, आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, और ये इंक्रीज होता रहता है ऑटोमेटिकली, उसको ओरेकल एडजस्ट कर लेता है।
जैसे जैसे डाटा फाइल का साइज ग्रो होता जाएगा, एलोकेशन यूनिट हो सकता है उसके लिए चेंज होता जाएगा। कहाँ तक सर लिमिट? 128 MB। ठीक है, अब एक डाटा फाइल आपने क्रिएट की, उसका साइज है जी 10 MB। तो क्या करेगा, उस डाटा फाइल को एक्चुअली डाटा बेस को वो एक 10 MB की फाइल नजर आ रही होगी, लेकिन उन 10 MB की फाइल 2-2 MB के चंक्स में डिवाइड होके अंडरलाइन डिस्क में डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। फायदा क्या होगा, आज वो बैलेंस हो जाएगी। आपके एक टेबल का डाटा हो सकता है आधा डाटा एक डिस्क में पड़ा हुआ, आधा डाटा दूसरी डिस्क में पड़ा हुआ, आधा डाटा तीसरी डिस्क में पड़ा हुआ, तीनों डिस्क के अपने रीड राइट हेड होंगे। आईओ जो है ना वो एक जगह पे नहीं होगी, आपका एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन नहीं होगा, हाँ आपके वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा लोग। परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने देखा है इसको इम्प्लीमेंट करके, मेरे ख्याल में कोई 200% परफॉर्मेंस गेन आया है ASM इम्प्लीमेंट करने से। ठीक है, तो बहुत ज्यादा यूजफुल है अगर आप इसको केयरफुली। रैक के केस में मस्ट होती है सर? रैक के केस में तो मस्ट। ठीक है, 11G देखें, रैक के केस में ASM भी कर सकते हैं, OCFS भी कर सकते हैं, दो ऑप्शन है, या थर्ड पार्टी क्लस्टर फाइल सिस्टम भी कर सकते हैं आप। ठीक है, जरूरी है कि ASM ही करें, तो लेकिन हम जो है ना ASM ही प्रेफर करते हैं, प्रेफर्ड मेथड ASM। अच्छा जी, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। लाइनिक्स में इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो दो तरीकों से हो सकती है, क्योंकि हम लाइनिक्स पे कर रहे हैं तो लाइनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। बाकी वो इस पे एक ही तरीका है, तो वो आपको रॉ डिवाइसेस रखनी पड़ती हैं। लाइनिक्स में दो तरीकों से कर सकते हैं। लाइनिक्स में आपको डिस्क चाहिए, एक या एक से ज्यादा डिस्क चाहिए, अनपार्टीशनड या फ्री स्पेस समझ लें, यू नीड फ्री स्पेस। अनपार्टीशनड रखने हैं ज्यादा बेहतर है। अनपार्टीशनड आपको चाहिए डिस्क। अच्छा, अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, इन अनपार्टीशन डिस्क को रॉ में कन्वर्ट कर लें। रॉ का मतलब यह होता है कि लाइनिक्स में रॉ में किसी पार्टीशन को या किसी डिस्क को कन्वर्ट करने के लिए एक प्रोसेस है। आप क्या करते हैं, उसकी पार्टीशनिंग करते हैं, उसको फॉर्मेट नहीं करते। पार्टीशनिंग का यह मतलब है कि आप उसको इनिशियलाइज कर रहे होते हैं, आप डिस्क को इनिशियलाइज करते हैं और उसके बाद इसको रॉ डिवाइसेस होती हैं लाइनिक्स के अंदर, एक फाइल होती है उसमें एंट्री करनी पड़ती है। ठीक है, रॉ डिवाइसेस के साथ इसको अटैच करना होता है, /dev/ रॉ डिवाइसेस की एक फाइल होती है, उसमें जाके एंट्री करनी पड़ती है। ठीक है, आपकी जितने भी डिस्क हैं लाइनिक्स के अंदर, उनकी रिप्रेजेंटेशन, उनकी नेमिंग कन्वेंशन है कुछ। डिस्क हमेशा आपका जो रूट का माउंट पॉइंट है उसके अंदर एक फोल्डर होता है डेव का, रूट में एक डेव का फोल्डर होता है, वहां पे सारी सारी आपकी डिस्क की जो कॉन्फ़िगरेशन है वहां पे जाके सेव हो जाती है। अच्छा, अगर लेट से आपके पास ये दो तरह की डिस्क होती है नॉर्मली, तीन तरह की आजकल है बल्कि, एक आईडी वो तो नहीं रही, SCSI एंड SATA। ठीक है, नॉर्मली सैन में भी SATA यूज होती है। ठीक है, SCSI यूज होती है। अच्छा, अगर आईडी डिस्क है तो पहली डिस्क आप लगा रहे हैं तो उसका नाम HD होगा, HDA। दूसरी डिस्क है तो HDB, तीसरी डिस्क लगाई है तो HDC। हमने पहले कवर किया, कन्वेंशन इस तरीके से फॉलो करता है। ठीक है, लाइनिक्स जो है, अगर वो आपकी जो डिस्क हैं वो IDE है तो HD उनसे रिप्रेजेंट करेगा उनको, HDA विल बी द फर्स्ट हार्ड डिस्क, HDB विल बी द सेकंड हार्ड डिस्क, HDC विल बी द थर्ड हार्ड डिस्क। आप मल्टीपल डिस्क लगा सकते हैं ना सिस्टम के अंदर, वैसे कि नॉर्मल सिस्टम में 4 डिस्क में कार में लगा सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन हाई एंड जो सर्वर्स होते हैं उनमें आप मल्टीपल डिस्क लगा सकते हैं, 10-10, 12-12 डिस्क लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जब वंस आपने एक डिस्क लगा दी, एक डिस्क पे आपने पार्टीशन क्रिएट कर दी, तो पहली पार्टीशन लेट से HDA को आपने पार्टीशन किया, उसकी दो पार्टीशन क्रिएट की आपने, तो पहली पार्टीशन आपकी कहलाएगी HDA1 और दूसरी कहलाएगी HDA2। जिसमें सर रैड होता है, नहीं रेड वो दैट इज समथिंग एल्स, वो भी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम पार्टीशन को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे विंडोज में होती है C पार्टीशन, D पार्टीशन, आप उनको ड्राइव लेटर दे देते हैं, यहाँ पे वो पार्टीशन होती हैं। अगर आपने पहली डिस्क को पार्टीशन किया और वो एक आईडी डिस्क है तो HDA1 हो जाएगी, HDA2 हो जाएगी, इसी तरीके से HDB1, B2, B3 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर वो SATA या SCSI डिस्क हैं तो वो उनको रिप्रेजेंट किया जाता है SD से, SDA पहली डिस्क है, SDB दूसरी डिस्क है, SDC तीसरी डिस्क है। ठीक है, पार्टीशन नंबर। हाँ, फिर इसी तरीके से लेट से SDA है तो SDA1, A2, A3, A4 एंड सो। ठीक है, तो SDA1 हो जाएगी ये SDA2 हो जाएगी,
ये SDA3 हो जाएगी, ये ये by default 4, ये बाय डिफॉल्ट है, आप इनको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, वंस आपने पार्टीशन कर लिया, SDA1 होगी पार्टीशन, SDB1 होगी, SDA1 होगी, A2 A3 एंड सो ऑन, उनको कोई साइजेस देते हैं आप पार्टीशन करते वक्त। ठीक है, साटा और SCSI के लिए दोनों के लिए ये साटा, हाँ साटा और SCSI दोनों के लिए SD की कन्वेंशन फॉलो की जाती है, और जो आपकी IDE है उसके लिए HD फॉलो की जाती है। नॉर्मली आपको SD मिलेंगे। ठीक है, अच्छा लेट्स से आपने ये 10 GB की पार्टीशन क्रिएट की, ये 15 GB की, ये 8 GB की, ये 6 GB की, या ये आपने 60 GB की। ठीक है, ये पार्टीशन फिर आपने किसी जगह माउंट करनी होती है। ये पार्टीशन आपने रोड पे माउंट कर ली, ये आपने स्लैश बूट पे माउंट कर ली, ये आपने स्लैश यूजर 1 पे माउंट कर ली, वट एवर आपने इनको माउंट कर लिया किसी माउंट पॉइंट पे। ठीक है जी, आप जरा इसको देखिएगा लाइन की। DF-H से पार्टीशन देख सकते हैं। ये माउंटेड ऑन रूट कौन सी पार्टीशन है? इनके डिस्क 1 की सेकंड पार्टीशन रूट पे माउंटेड है, और ये उसका साइज है, ये उसकी यूज स्पेस है, ये अवेलेबल स्पेस है, और ये परसेंटेज यूज है। SDA5 माउंटेड ऑन टेम्प, SDA1 माउंटेड ऑन बूट। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कौन सी डिस्क के ऊपर कौन सी पार्टीशन हैं और कहां पे माउंट हुई हैं, कैसे एक्सेसिबल है। ठीक है जी, पार्टीशन अगर आपने देखना हो तो F डिस्क माइनस L डिस्क और उसकी पार्टीशन दिखाएगा। F डिस्क माइनस L आप से आपको नंबर ऑफ डिस्क मिलेंगे, उनकी पार्टीशन मिलेंगी। तो आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, डेव SDA मीन्स के पहली डिस्क है, उसका साइज 80 GB है, और फिर उसके आगे पार्टीशन, कितनी पार्टीशन है उस पर? 5 पार्टीशन है। ठीक है, और ये पार्टीशन कहां पे माउंटेड है, ये आपको नजर आ रहा है। अच्छा, ये आपको समझ आ गई। ये आप डिस्क की कमांड के लिए कोई RPM करना पड़ेगा? F डिस्क माइनस L करें, ये तो वाइड वर्ल्ड अवेलेबल है। कमांड आपने SU तो नहीं किया वो? नहीं, आपने अगर वो आपकी इन्वायरमेंट अगर एग्जीक्यूट ना हुई हो ना, तो फिर उस वक्त ये इशू आता है। आपने SU करके तो नहीं लॉगिन हुआ, स्विच नहीं किया वो। आप कौन से यूजर से? रूट से। नहीं, अगर आपने स्विच करके यूजर पे आए हैं तो SU स्पेस माइनस का हाइफन जरूर लगाना पड़ता है, अदरवाइज इन्वायरमेंट फाइल एग्जीक्यूट नहीं होती, फिर वो उसको कमांड नॉट फाउंड एरर देता है। एग्जिट करें, टर्मिनल ओपन करें दोबारा, और SU अगर आपने किया तो SU स्पेस माइनस स्पेस रूट और फिर उसका पासवर्ड है, यानी कि इन्वायरमेंट फाइल एग्जीक्यूट होना जरूरी है। रूट से होगा। SD123 से खुद ही अपने पास से बनाएंगे। हाँ, ये खुद ही डिटेक्ट कर लेते हैं पहली डिस्क। अब देखिए उसने पार्टीशन, आपने जब पार्टीशन बनाई थी ना, जब वो आपके पास पार्टीशन की स्क्रीन आई होगी, तो आपने पहली पार्टीशन बनाई, उसको उसने A1 नाम दे दिया, उसको दूसरी बनाई उसको A2 नाम दे दिया उसने। अच्छा, विंडोज के अंदर ये पार्टीशन की इंफॉर्मेशन विजिबल नहीं है, इसमें ये नहीं। हाँ, इसमें देखिए हर चीज एक फाइल है। लाइनक्स में एवरीथिंग इज अ फाइल। अब ये इसके अगेंस्ट एक फाइल बनी होगी, उसमें उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, हर चीज, हर डिवाइस, हर आपके वो डॉक्यूमेंट, हर चीज एक फाइल है, कॉन्फ़िगरेशन एक फाइल है, सर्वर एक फाइल है, हर चीज एक फाइल है, एज अ फाइल ट्रीट किया जाता है उसको। अच्छा, आपने लेट से एक डिस्क ली, उस पर 2 पार्टीशन क्रिएट कर दी, SDB1 और SDB2। और अभी आपने पार्टीशन क्रिएट करने का ये मतलब नहीं होता कि इस पे फाइल सिस्टम भी क्रिएट होगा। पार्टीशन क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि लॉजिकली 2 हिस्सों में डिवाइड होगी, आप इस पे आप जो मर्जी फाइल सिस्टम करना चाहें। MKFS की कमांड है लाइनक्स की, और इस पे ext3 अगर आपने फाइल सिस्टम करना है तो MKFS और पार्टीशन का नाम, अब इस पूरी पार्टीशन का नाम क्या होगा, /dev/SDB1, इसका नाम होगा /dev/SDB2। तो आपने किसी पार्टीशन को करना है MKFS -F आगे फाइल सिस्टम और उस पार्टीशन का नाम, तो उसको उस पर्टिकुलर फाइल सिस्टम उस पार्टीशन के ऊपर इम्प्लीमेंट कर देगा। ठीक है, अभी हम फाइल सिस्टम नहीं करना, हमने सिर्फ पार्टीशन करनी है, लॉजिकली इसको मार्क कर देना है। उसके बाद
हमने इसको रॉ डिवाइसेस के साथ बाइंड कर देना है। तो रॉ डिवाइसेस के लिए एक फाइल होती है। सर ये एक्सटर्नल ड्राइव भी हम यूज कर सकते हैं वैसे? हाँ, पीटीसी में नहीं कर रहे नहीं, मेरे हमें स्लैश टैब में आरपीएम नहीं हुआ, देख लेते हैं इसके आरपीएम। डिवाइस के लिए चलो मैं इसको देख लेता हूँ कि कौन सा आरपीएम है। का नाम चले देख लेते हैं इसको। तो आपको इसको क्या करना पड़ता है, इसको रॉ डिवाइसेस के साथ अटैच करना पड़ता है। लेट से आप करेंगे स्लैश डेव स्लैश रॉ 1, उसको बाइंड कर देंगे इसके साथ स्लैश एस डी स्लैश डेव SDB1। इसी तरीके से रॉ 2 डिवाइस बनाएंगे, उसको बाइंड कर देंगे डेव SDB2 एंड सो ऑन। तो ये रॉ डिवाइसेस बन जाएंगे। अब आप इन डिस्क्स को, अगर आपने रॉ डिस्क्स को एक्सेस करना है तो इसके थ्रू करेंगे स्लैश डेव स्लैश रॉ 1 के थ्रू, स्लैश डेव स्लैश रॉ 2 के थ्रू, क्योंकि डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो सकती है। आपको इनके साथ एक रॉ डिवाइसेस बनानी पड़ेंगी और उनके साथ एसोसिएट करना पड़ेगा। ठीक है, एक फाइल में एंट्री करके रॉ डिवाइसेस की सर्विस है और ये स्टार्ट करें तो वो बाइंड कर देगा उनके साथ। सर जो नेमिंग कन्वेंशन है SDA1 SDA2 ये लिनक्स की है? ये लाइनक्स की है। ठीक है, ये लाइनक्स की है। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि ASM इम्प्लीमेंट करने का कि आप पार्टीशंस क्रिएट करें, उनको रॉ डिवाइसेस के साथ बाइंड करें। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आपको ओरेकल ने एक टूल दे दिया हुआ है ASM लिब के नाम से। ASM लिब एक लाइब्रेरी है जो ओरेकल ने आपको दी है, जो कि आपकी जो डिस्क्स हैं उनको इंस्टेड के एज अ रॉ यूज करें, आप ASM के थ्रू उनको मार्क कर दें। जैसे आपने एक डिस्क पे 2 पार्टीशंस क्रिएट की, A1 एंड A2, आप ASM लिब करें, ASM लिब के 3 RPMs हैं वो इंस्टॉल करें, उसको कॉन्फ़िगर करें और आप व्हाट यू कैन डू, आप ASM के थ्रू उनको मार्क कर सकते हैं। इसको आप नाम दे दें जी, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम 1, इसको आप नाम दे दें वॉल्यूम 2। ठीक है, और फिर आप ASM इनके ऊपर ASM डिस्क बना लें।
इसका फ़ायदा क्या है ASM लिव करने का, परफॉर्मेंस थोड़ी इंप्रूव्ड होगी आपकी और आप ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जबकि रॉ डिवाइसेस के केस में क्या होता है कि रॉ डिवाइसेस के केस में जब भी आपकी मशीन रीस्टार्ट होगी, रॉ डिवाइसेस की परमिशन चेंज हो जाती है। आपको रॉ डिवाइसेस के ऊपर ओरेकल यूज़र को परमिशन देनी पड़ती है ताकि वो क्या कर सके, उसके ऊपर रीड राइट कर सके, क्योंकि उसने डिस्क ग्रुप बनाने सारा कुछ करना है, या जो भी यूज़र है जिसके थ्रू आप ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे उस यूज़र को ओनरशिप देनी पड़ती है आपको। हर रीस्टार्ट में वो ओनरशिप चेंज हो जाती है, रूट के पास चली जाती है OS के रीस्टार्ट पे। ठीक है। तो रॉ डिवाइसेस को इसलिए थोड़ा मैनेज करना मुश्किल है। वो खैर एक फाइल में एंट्री करके वो ऑटोमेट किया जा सकता है, लेकिन फिर भी रिस्क होता है कि आप समटाइम्स आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज की तो वो एग्जीक्यूट ना हुआ तो फिर आपके डिस्क ग्रुप ही अपने होंगे, आपकी डेटाबेस ही अपनी होंगी। तो इसलिए रिकमेंडेड है कि इस सारे वो कम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए आप ASM लिव करें। लाइनक्स के केस में ASM लिव अवेलेबल है और बाकी सारी केसेस में आपको रॉ डिवाइसेस के थ्रू करना पड़ेगा ASM लिव। ठीक है। तो क्या कहते हैं, किसके थ्रू जाएं, ASM लिव के थ्रू जाएं या रॉ डिवाइसेस के थ्रू जाएं? ASM लिव के थ्रू जाएं। ठीक है जी, हम ASM लिव के थ्रू जाते हैं और उसके RPMs देख लेते हैं। पहला हम काम करेंगे क्या, स्टेप्स देख लें जो हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो डिस्क कॉन्फ़िगर कर लें जिनको आपने ASM के अंडर यूज करना है। ठीक है। मेरे केस में एक ही डिस्क है सिस्टम में लगी हुई, उसमें मैंने कुछ फ्री स्पेस छोड़ी है 15 GB। उस फ्री स्पेस के ऊपर मैं 2 पार्टीशन बनाऊंगा और ASM इम्प्लीमेंट करूंगा रॉ उसके साथ। हम दोनों ही कर लेते हैं। ठीक है। कुछ डिस्क रॉ डिवाइस के साथ कर लेते हैं, कुछ ASM के साथ कर लेते हैं, ताकि आपको दोनों का पता चले। लेकिन जो हमने एक फराज से क्लिक कर दिया ये सेक्शन मैनेजेबल है। हाँ मैनेजेबल नहीं, वो ASM देखिए, ASM लिव इज समथिंग एल्स, उसका ASM से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ नहीं, या तो वो एक डिस्क रॉ के साथ एसोसिएट हो सकती है या ASM लिव के थ्रू की जा सकती है। ठीक है। अच्छा, मैंने अब आइडियली आप क्या करेंगे, मेरे केस में तो एक ही डिस्क है तो उसमें मुझे पार्टीशंस क्रिएट करनी पड़ेंगी। आइडियली आपके पास लेट्स से आपके सिस्टम में 4 डिस्क हैं। एक डिस्क पे तो आपने लेट्स से OS कर लिया और बाकी सारी चीजें कर ली, बाकी तीनों डिस्क पे एक पार्टीशन बनाएंगे। ठीक है। ये एक डिस्क पे मल्टीपल पार्टीशन बनाने का आपको कोई फायदा नहीं होगा अगर आपने उनको ASM में यूज करना है, क्योंकि ASM के लिए वो फिर क्या होगा, हो सकता है अगर आपने एक डिस्क पे एक से ज्यादा पार्टीशन रख ली और मिररिंग की तो हो सकता है एक डिस्क के ऊपर ही आपका मिरर डाटा पड़ा हो, एक्चुअल डाटा भी उधर पड़ा हो, मिरर डाटा भी उधर पड़ा हो, क्योंकि आपको ASM को आपने ये बताया कि ये 2 डिफरेंट डिस्क हैं, हालांकि वो इंटरनली एक ही डिस्क के ऊपर 2 पार्टीशन है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। हाँ, तो परफॉर्मेंस आपको कोई गेन नहीं होगी, डाटा लॉस के भी चांसेस होंगे। इसलिए आपको आइडियली प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में एक डिस्क के ऊपर एक ही पार्टीशन बनाएंगे और वो एक डिस्क ग्रुप का पार्ट बनाएंगे। ठीक है। SDA BC हाँ, लेट्स से SDA है, अगर लेट्स से SDA तो ये होगी ना, लेट्स से SDB है, B के ऊपर एक ही पार्टीशन बनाए, SDB1 एक पार्टीशन बन जाएगी। SDC है तो उसमें एक पार्टीशन बनाए, SDC1 बन जाएगी। SDD है तो इसमें एक पार्टीशन बनाए, SDCD1 बन जाएगी। और फिर उनको आप या रॉ डिवाइसेस के साथ अटैच कर लें या ASM लिव के थ्रू उनको मार्क कर लें और फिर आप उनके ऊपर ASM कर लें। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, हम क्योंकि मेरे पास एक ही डिस्क है, मैं इसके 2 या 3 पार्टीशन बना लूंगा। पार्टीशन क्रिएट करने के बाद उनको ASM लिव से मार्क कर दूंगा, ASM लिव का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद, और फिर मैं ओरेकल ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा और ASM कॉन्फ़िगर करूंगा। सर ये ASM लिव से मार्क करने का क्या मतलब होता है? ये अभी डिस्कस करते हैं, कॉन्फ़िगर करेंगे तो आपको उस वक्त समझ आएगी ज़्यादा। अच्छा, ये जो सारा काम है ना, ये मार्क करना, उनको उनके पार्टीशंस करना, उनको रॉ डिवाइसेस के साथ अटैच करना, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है। आपको एंड टू एंड जितना नॉलेज होगा उतने बेहतर तरीके से आप मैनेज कर सकेंगे। और समटाइम्स इन्वायरमेंट के अंदर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जहाँ पे नहीं होते वहाँ पे फिर आपको ये करना पड़ता है। नॉर्मली ये कवर नहीं कराया जाता, लेकिन हम क्योंकि हम एंड टू एंड खुद ही इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो मैं आपको ये सारी चीज़ें कवर कराऊंगा, तो आप लोगों ने भी इसी तरीके से फॉलो करना है। ठीक है जी। तो ASM लिव के लिए जो आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, सबसे पहले तो आपको आपके जो लाइनिक्स इंस्टॉल हुई है उसकी रिलीज पता होनी चाहिए। आप करेंगे uname-r uname-r की कमांड से या uname-a की कमांड से आपको पता चलता है कि आपकी कर्नल की रिलीज कौन सा है। कैट भी कर सकते हैं। हाँ, कैट भी कर सकते हैं नॉर्मली। वो फाइल है उसमें एंट्री होती है। ठीक है। मेरे कर्नल की रिलीज है 2.6.18-128.el5, इनकी इंटरप्राइज लाइनिक्स 5 है और ये कर्नल की रिलीज है।
2.6.18-128। इसके लिए आपके पास ओरेकल की एक साइट otn.oracle.com पे इसके आरपीएम्स पड़े हैं, और ये इसके साथ नहीं आते सॉफ्टवेयर के साथ, ओरेकल के सॉफ्टवेयर के साथ नहीं आती, ये अलग से आरपीएम्स हैं जो कि लाइनक्स के लिए अवेलेबल हैं। आप वहाँ पे जाएंगे, इस रिलीज के हिसाब से आप 3 आरपीएम्स डाउनलोड कर लेंगे। मेरे पास आई थिंक ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। otn.oracle.com गूगल कर लें आप, ASMlib for RHEL5 करें तो आपको दिखा देगा। ये आरपीएम है जी 2.6.18-164, जबकि मेरा जो करने के लिए है 2.6.18-128 है। तो ये आरपीएम उसके साथ नहीं, ये एक पर्टिकुलर आरपीएम जो रिलीज के हिसाब से चलना आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो बाकी 2 जो आरपीएम है, एक है ओरेकल स्पोर्ट के नाम से आरपीएम और ओरेकल ASMlib के नाम से आरपीएम है। उसको रिलीज स्पेसिफिक नहीं है, वो जो लेटेस्ट अवेलेबल है वो आप डाउनलोड कर लें। अगर 64 बिट है तो 64 बिट करें OS है, अगर आपका अगर 32 बिट OS है तो 32 बिट करें, ठीक है। तो मेरे पास ये 32 बिट के, ठीक है, ये देखिए मेरे पास आरपीएम्स पड़े हैं। ओरेकल ASM 2.6.18-128, 164 वाला भी पड़ा और ये 2 आरपीएम्स है। मुझे ये 3 आरपीएम्स चाहिए, ठीक है, ये 3 आरपीएम चाहिए मेरे इस पर्टिकुलर OS के लिए। तो मैं इनको आरपीएम्स को तो शिफ्ट कर लेता हूँ और कन्फिगर कर लेता हूँ। सेशन में कर लेते FTP के, सेशन में करते हैं वो सेशन टाइम आउट हो जाता है ना, थोड़ी देर इनएक्टिव रहे ना। वो तो लिखा हुआ भी है टाइम, वो बाइक के बाद आया। वो भाई कमांड ही नहीं टाइम हो गया। ठीक है जी। अच्छा, आरपीएम्स ट्रांसफर हो गए। आरपीएम्स मैंने रखे हैं जी //test4 में, और ये हैं जी मेरे पास आरपीएम्स। ASM स्पोर्ट है, ASMlib है, और 18-164 का एक आरपीएम है। ये तो नहीं चाहिए मुझे 128, क्योंकि मेरे कर्नल के रिलीज 128 है, तो ये वाला 128 वाला आरपीएम चाहिए, ठीक है। 164 नहीं चाहिए। हाँ, 164 वाला नहीं चाहिए, इसको रिमूव कर देते हैं। मैं आरपीएम इंस्टॉल कर लेता हूँ। आरपीएम इंस्टॉल करने की कमांड है RPM-IVH, और आरपीएम का नाम दे दें। नहीं, वो सीक्वेंस में इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। सीक्वेंस में देखें, जैसे आपने ये इंस्टॉल किया है ना, उन्होंने डिपेंडेंसीज बताई है कि इसके लिए ओरेकल ASM स्पोर्ट का आरपीएम चाहिए, ठीक है। तो पहले सबसे पहले स्पोर्ट वाला करेंगे, फोर्स के साथ करेंगे तब वैसे वो कर ही देगा। स्पोर्ट बाद में वो डिपेंडेंसी बाद में फिक्स हो जाएगी। स्पोर्ट किया, फिर आपने ASM वाला सॉफ्टवेयर किया, फिर आपने एंड पे ASMlib वाला करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, वंस ये 3 आपने कर लिए आरपीएम इंस्टॉल, आरपीएम पहले कर लें या बाद में कर लें, इट्स अप टू यू। मैंने ASMlib के आरपीएम इंस्टॉल कर लिए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, पार्टीशंस कर लेता हूँ। मेरे पास अनपार्टीशन स्पेस अवेलेबल है, तो F disk -L, तो ये मुझे डिस्क दिखा रहा है जी, dev SD A डिस्क दिखा रहा है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, अब इसकी पार्टीशनिंग अगर मैंने करनी है तो F disk। सर ये हाँ जी। ये क्या है बिजनेस की तरफ से ये किस तरह पता लगेगा कि अनपार्टीशन है? हाँ, ये आपको ये साइज से पता चलेगा। ये आपको साइज दिखा रहा है MBs में। ये आप टोटल कैलकुलेट कर रहे हैं, वैसे उसने क्योंकि 15 MB छोड़ा हुआ है, तो ये अगर आप कैलकुलेट कर लें और टोटल जो डिस्क का साइज है उसको इसके साथ मैच करें, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये फ्री स्पेस है। अदरवाइज को डायरेक्ट है, ऐसा मेथड नहीं है। इसमें -H नहीं होता? हैं? -H नहीं होता? S -H H ह्यूमन वेरिएबल में। नहीं,
एफ डिस्क माइनस डीएफ माइनस एच होता है। हाँ डी एफ माइनस ऐसे देख सकते हैं। फ्री स्पेस अगर देखनी हो देखना पड़ेगा, कोई अगर डायरेक्ट है कि फ्री स्पेस आप देख सकते हैं एक डिस्क के ऊपर फ्री स्पेस चलो एक तरह से अनपार्टीशन ले लो। हाँ वही अनपार्टीशन, हाँ वही फ्री स्पेस या अनपार्टीशन। मैन एफ डिस्क, मैन एफ डिस्क करें तो इसमें से ग्रैब करा देते हैं। हाँ चलो वो मैं चेक करके बताऊंगा आपको, ठीक है। मैं कहता हूँ जी एफ डिस्क स्लैश डेव स्लैश एस डी ए, वो कहते हैं जी एम फॉर हेल्प, एम लिखूंगा वो हेल्प दे देगा मुझे। अब नहीं अगर पार्टीशन क्रिएट करनी है तो उसने कहा जी एन, एन टू ऐड न्यू पार्टीशन, ठीक है। मैं करूँगा एन। अच्छा अब वो पार्टीशन, क्योंकि उसने वो प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट नहीं कर सकते, वो आपसे पूछ रहा है कि पार्टीशन फर्स्ट सिलेंडर यानी कि पहला स्टार्ट कहाँ से हो, तो वो स्टार्ट वैल्यू कोई ना कोई ले लेगा, ठीक है। यानी कि जहाँ तक पार्टीशन अवेलेबल है उसके बाद की जितनी स्पेस है वो ले लेगा, ये आपने इग्नोर कर देनी है, सिंपली आपने एंटर कर देना है। देन ये आपसे पूछा कि उस पार्टीशन का साइज कितना रखे, तो हमने 15 GB स्पेस छोड़ी है ना, तो हम 4 GB पार्टीशन का साइज रख लेते हैं। तो हम करते हैं जी 4 प्लस 4000 M, ठीक है, कैपिटल M देंगे तो 4000 MB की एक पार्टीशन बनाएगा। के बाद उस डिस्क का नाम दे दिया जो है। हाँ जी हाँ, जिसको पार्टीशन करना उसका नाम दे दें, ये आपके पास मेन्यू आ जाएगी। एम लिखेंगे तो आपके पास ये मेन्यू आ जाएगी, एन लिखेंगे तो नई पार्टीशन ऐड करने देगा। अगर वो उस डिस्क पे ऑलरेडी कोई पार्टीशन है फिर दो ऑप्शन आपको देगा कि प्राइमरी पार्टीशन करूँ या एक्सटेंडेड पार्टीशन करूँ, तो आपने प्राइमरी पार्टीशन करनी है, क्योंकि इस पे ऑलरेडी पार्टीशन है। तो एक डिस्क पे 3 मैक्सिमम प्राइमरी पार्टीशन हो सकती हैं, तो 3 ऑलरेडी हुई हैं, तो इसलिए वो मुझे ऑप्शन उसने दिया ये एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट कर रहा है। अच्छा इस पर एक्सटेंडेड अगर करनी है तो मुझे फिर सारी करनी पड़ेगी। एक्सटेंडेड पार्टीशन क्या होती है, पार्टीशनिंग को भी थोड़ा बहुत दिखाना पड़ेगा। अच्छा जी अब अगर पार्टीशनिंग की बेसिक्स देखें, ये लाइनिक्स की नहीं है, नॉर्मल कोई भी वो ऐसा तो यूनिवर्सल है। उसमें क्या होता है कि एक डिस्क के ऊपर पार्टीशन जो हो सकती है वो या तो हो सकती है प्राइमरी या फिर एक्सटेंडेड। मैक्सिमम 4 पार्टीशन हो सकती है डिस्क के ऊपर, एक डिस्क को 4 पार्टीशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिनमें से 3 मैक्सिमम प्राइमरी हो सकती हैं और 1 एक्सटेंडेड हो सकती है। तो ये तो लाइनक्स का है ना? ये हाँ इन एनी केस अच्छा। ये दिस इज यूनिवर्सल। और जो एक्सटेंडेड पार्टीशन है वो फर्दर चंक्स में डिवाइड होती है, उसको भी हम पार्टीशन से कहते हैं, उनको कहते हैं लॉजिकल वॉल्यूम्स, उसमें वॉल्यूम्स या लॉजिकल पार्टीशंस के। प्राइमरी मजीद नहीं हो सकती है। नहीं, एक्सटेंडेड को आपको करना पड़ता है। एक्सटेंडेड पूरी एक बना लें, उसके ऊपर एक ही लॉजिकल पार्टीशन बना लें या मल्टीपल लॉजिकल पार्टीशंस बना लें। मिनिमम फिर एक चाहिए होती है। मिनिमम एक लॉजिकल पार्टीशन चाहिए होती है, ठीक है। विंडोज में होती है, विंडोज में हम कर रहे थे। हाँ इसमें लाइनिक्स में भी ऐसे ही है, ठीक है। एक डिस्क आपने बनाई, उस पर आपने 3 प्राइमरी बना ली, चौथी आप जहाँ बनाने चाहेंगे तो वो एक्सटेंडेड बनेगी। फिर एक्सटेंडेड एक दफा बना लेंगे तो फिर उसमें आप लॉजिकल पार्टीशंस बनाएंगे, 1 बना लें या 4 बना लें या 10 बना लें। प्राइमरी जब बनाते हैं तो वो फौरन यूज होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्टैंडर्ड बना ली हम हाँ। खास उसके वॉल्यूम को। हाँ और वॉल्यूम कुछ हो जाता है, तो इसलिए जरूरी है कि आप एक्सटेंडेड जब बनाएं तो उसमें आपको लॉजिकल वॉल्यूम्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो हम क्योंकि हमारे पास अब 3 ऑलरेडी प्राइमरी बनी हुई है, तो अब हमारे पास जो फ्री स्पेस है उस पर हम एक्सटेंडेड बना सकते हैं। उसने शुरू में उसने पहला सिलेंडर का साइज पूछा था, एंड पे आप वो हमसे साइज पूछेगा तो हम सिंपली एंटर कर देंगे। सर ये प्राइमरी ऑटोमेटिकली बना देंगे? वो आपसे पूछेगा प्राइमरी बनानी है, अगर नहीं बनी हुई पहले तो प्राइमरी बनानी है एक्सटेंडेड बनानी है तो आप प्राइमरी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इस पूरी पार्टीशन के ऊपर ना ये 15 GB की डिस्क के ऊपर मैंने एक एक्सटेंडेड पार्टीशन बना दिया, एक ही। हाँ जी सर ये कैसे हमने बताया कि एक्सटेंडेड है? इसने देखे क्यों, इसलिए इसने नहीं पूछा कि ऑलरेडी इस पे 3 पार्टीशन हो चुकी हुई थी प्राइमरी, ठीक है। प्राइमरी मैक्सिमम 3 हो सकती है, तो फिर ये पूछता, फिर 2 ऑप्शंस देता आपको कि मैं प्राइमरी बनाऊं या एक्सटेंडेड बनाऊं। फिर आप पी सेलेक्ट करते तो प्राइमरी बनती है, ई सेलेक्ट करते तो एक्सटेंडेड बनती है। अब क्योंकि वो 3 प्राइमरी पहले ही पूरी हो चुकी है, इसने उन्हें डायरेक्ट एक्सटेंडेड बना दी। तो मर्जी पहले बनाए प्राइमरी। हाँ जो मर्जी, नॉर्मली जो होती है एक्टिव जो पार्टीशन होती है ना, जो वो प्राइमरी होती है, जिसपे OS आप इंस्टॉल होते हैं वो प्राइमरी पार्टीशन होती है, ठीक है।
अच्छा, ये आपने बना ली। अब आप क्या करेंगे जी, इसको फिर M फॉर हेल्प, N फॉर न्यू पार्टीशन, नो फ्री। अच्छा, आप इसको हाँ देख लेते हैं। उसने A6 बनाई है 15 GB की, ये देखें 15 GB की एक पार्टीशन उसने बनाई। 4 GB नहीं उसने देखें ऑलरेडी एक्सटेंडेड बनी हुई है, ये देखें ना अगर आप, दिस इज द एक्सटेंडेड, और उस एक्सटेंडेड के अंदर एक पार्टीशन है SD5 और SD6। तो इसका मतलब है कि हमें ये जो SD6 है वो एक नहीं बनानी, अच्छा ये सारी बना दी उसने सारी, ये जो 15 GB स्पेस है ना, उस एक्सटेंडेड पार्टीशन का पार्ट है। उस एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर ऑलरेडी एक पार्टीशन बनी हुई है और बाकी फ्री स्पेस बनी है। तो वो हमें लॉजिकल, हम जो आप बनाने जाएंगे वो लॉजिकल पार्टीशन होंगी, ना कि एक्सटेंडेड ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, Ctrl+C कर देते हैं ताकि सेव ना करे। पार्टीशन बन गया लेकिन वो सेव नहीं हुई तो वो रिवर्ट बैक हो गई। ठीक है, दोबारा से बना देते हैं। अब यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हम साइज देंगे, एक और बनाते हैं। कितना साइज रखेंगे इसमें? जितनी मर्जी, जितनी आपके जितना available है आपके जितनी पास आपके, है। हाँ मैक्सिमम जितने अवेलेबल। एक ही बना ले टोटल। नॉर्मली एक ही बनाएंगे आप जब ए असेंबली करेंगे। अच्छा अब थोड़े से रह गए हैं, एक से चलो, 9 नहीं तीन- पहली दफा वो साइज नहीं देना, साइज एंड में देना होता है। ठीक है जी, 4 पार्टीशन बना ली, 4। ठीक है, वो W लिख के एंटर कर दे, W लिख के एंटर करेंगे, राइट एंड क्विट। एक घंटे वीडियो है, लास्ट टाइम हमने किया था उसके बाद उसने 15 GB क्यों बना दी, 4 GB क्यों नहीं बनाई? क्योंकि अब मैं क्यों दे दिया था ना। आसान हो जाएगा। हमारे केस में जो डिस्क है ना, वो 80 GB की एक डिस्क है और ये SCSI है, SATA है। इस पे इसका नाम है SDA। इस पे जब OS इंस्टॉल किया गया तो एक पार्टीशन OS के लिए बनाएगी, एक पार्टीशन बूट के लिए बनाएगी, एक पार्टीशन स्वैप के लिए बनाएगी। ये 3 जो पार्टीशन थी ये प्राइमरी थी। फिर एक, हाँ जी, और एक पार्टीशन फिर, क्योंकि 3 प्राइमरी हो गई, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है। अब आगे ये पूरी जो थी ये एक्सटेंडेड बन गई। अब एक्सटेंडेड के अंदर उसने क्या किया कि एक और पार्टीशन बना दी और उसको टेम्पररी /temp के ऊपर माउंट कर दिया, TMP यहाँ पे मर्जी किया। ठीक है, तो हमारी ऑलरेडी जो डिस्क थी उस पर कितनी पार्टीशन हैं? 3 प्राइमरी हैं और एक एक्सटेंडेड है। उस एक्सटेंडेड के अंदर एक लॉजिकल पार्टीशन है और फिर उस एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर ये फ्री स्पेस है 15 GB की। समझ आई? अगर वो टाइम बनेगी वो आपकी एक्सटेंड बनेगी। नहीं वो जरूरी नहीं है ना, ये इसको छोड़ दें, ये तो माउंट हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से आप चलते हैं। एक डिस्क थी, उस पर 3 पार्टीशंस बनी, 4 पार्टीशंस बनी। मैंने आपको बताया था अगर आप 4 पार्टीशंस बनाते हैं तो क्या होता है जी कि 3 उसमें मैक्सिमम प्राइमरी हो सकती हैं और एक एक्सटेंडेड फिर आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, एक्सटेंडेड एक ही हो सकती है, एक्सटेंडेड ज़्यादा भी हो सकती है। एक्सटेंडेड डाटा भी हो सकती है। आप 2 प्राइमरी बना लें, 2 एक्सटेंडेड बना लें, ऐसा भी हो सकता है। एक प्राइमरी बना लें, एक्सटेंडेड हमने फर्स्ट से 2 बनाई, आगे के अंदर 2 वॉल्यूम। हाँ 2 वाले, उससे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं कोई एक फर्क एक्सटेंडेड है तो 4 नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब देखें, अब इस मशीन पे जो OS इंस्टॉल हुआ है 3 प्राइमरी पार्टीशंस बनी हुई हैं। हो सकता है एक प्राइमरी पार्टीशन /रूट के माउंट पॉइंट पे माउंट हुई है, एक बूट पे हुई है, एक स्वैप पे, वो व्हाटएवर जहां मर्जी पे माउंट हुई है, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है। अभी फिलहाल हम पार्टीशंस देख रहे हैं। तो 3 प्राइमरी पार्टीशन बनी और एक पार्टीशन बनी एक्सटेंडेड। मैंने इन्हें कहा था कि जब भी आप पार्टीशन करेंगे आपने 15 GB फ्री स्पेस छोड़ देनी है। तो उसने क्या किया, ये पार्टीशन बना दी, उसको फॉर्मेट कर दिया, ये पार्टीशन बना दी, ये पार्टीशन बना दी, एक्सटेंडेड बनाई। एक्सटेंडेड में क्योंकि उसको स्पेस चाहिए थी तो उसने
एक एक्सटेंडेड के अंदर एक लॉजिकल वॉल्यूम बना दिया, उसको भी फॉर्मेट कर दिया, और इस एक्सटेंडेड के अंदर अब ये पूरी जो पार्टीशन है दिस इज एक्सटेंडेड पार्टीशन, उस एक्सटेंडेड के अंदर उसने क्या किया, एक लॉजिकल वॉल्यूम बना दिया, वो जो मर्जी उसका नाम दिया, ठीक है, उसका वो डोंट केयर कि वो उसका क्या नाम है, वो कहाँ पे माउंट हुआ है, ठीक है, वो एक लॉजिकल पार्टीशन बना दी, और बाकी उस एक्सटेंडेड के अंदर उसने 15 GB फ्री स्पेस छोड़, तब जैसे हमने U01 बनाया था, जो भी है उसको छोड़ दें फिलहाल, उस तरफ ना जाए आप। उसने क्या किया कि जब पार्टीशंस क्रिएट की, 3 प्राइमरी बनाई और एक एक्सटेंडेड बनाई, एक्सटेंडेड के अंदर एक लॉजिकल पार्टीशन बना दी, बाकी फ्री स्पेस छोड़ दी। सर 15 तो हमने छोड़ी थी ना, अब उसमें एक लॉजिकल बन गया तो फिर कम हो जाएगी पीछे में। नहीं लॉजिकल पहले से हमने बनी। लॉजिकल साइज का साइज दिया, जो रहेगी वो हमारे पास। अब देखें, अब हमारे पास इस वक्त जो करंट सिनेरियो है, हमारे पास इस डिस्क के ऊपर 15 GB फ्री स्पेस अवेलेबल है, और दैट फ्री स्पेस इज पार्ट ऑफ एक्सटेंडेड पार्टीशन। अब अगर हमने इसको यूज करना है तो ऑलरेडी एक्सटेंडेड ऑलरेडी बनी हुई है, अगर हमने इसको इस 15 GB को यूज करना है, इस पे हम पूरे पे एक पार्टीशन बना लें, या इस पूरे पे हम लॉजिकल वॉल्यूम्स मल्टीपल बना लें, लॉजिकल पार्टीशंस मल्टीपल बना लें। पहली दफा जब हमने किया तो हमने क्या किया था कि पूरी के ऊपर एक ही पार्टीशन बना दी, एफ डिस्क में हमने वो +400 हमने किया था, वो बाद में दिया ना, अभी वो पहली दफा तो हमने नहीं दिया था। मैक्सिमम वैल्यू उठा के एक ही बना अब देखें, अब मैंने क्या किया कि अब ये मेरे पास 15 GB की लॉजिकल पार्टीशन है, मैंने एफ डिस्क किया, डिस्क का नाम दिया, मैंने उसको, उसने स्टार्ट पूछा कि स्टार्ट में यहाँ से करूंगा, मैंने कहा ठीक है, एंड उसने पूछा कहाँ पे करूँ, मैंने उसको कहा जी +4000 M, तो यहाँ से लेकर आगे तक 4000 MB जितना भी होगा उतना स्पेस उठा लेगा, उसको एक पार्टीशन लॉजिकल पार्टीशन बना देगा। फिर आगे मैंने 4 GB की एक और बना दी, फिर मैंने 4 GB की एक और बना दी, और फिर आखिरी जितनी भी थी वो मैंने उसको मैक्सिमम साइज दे दिया। तो मेरे पास ये एक लॉजिकल पार्टीशन के अंदर, एक लॉजिकल पार्टीशन के अंदर मैंने बहुत सारे एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर मैंने बहुत सारे लॉजिकल पार्टीशन, ठीक है। तो नॉर्मली आपका ये होता है कि आपकी एक डिस्क है, उस पर आपने अगर पार्टीशंस क्रिएट करनी है तो पहली पार्टीशन करें प्राइमरी, दूसरी भी प्राइमरी, तीसरी भी प्राइमरी, और फिर जो फ्री स्पेस बच जाए उसको एक्सटेंडेड रखें, और उस एक्सटेंडेड के अंदर आपको जरूरी हो जाता है कि लॉजिकल पार्टीशन बनाएं, वो लॉजिकल पार्टीशन 1 बनाए या 10 बनाए, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, एटलीस्ट एक होनी चाहिए, एटलीस्ट एक होना चाहिए। तो हमारे केस में उसने पूछा कुछ भी नहीं, क्यों नहीं पूछा कि प्राइमरी पार्टीशंस भी पहले से बनी हुई है, एक्सटेंडेड पार्टीशन एक ऑलरेडी पहले से बनी हुई है। अब हम जब एफ डिस्क चलाएंगे तो हमारे पास क्या ऑप्शन आएगा कि हम उस एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर लॉजिकल पार्टीशंस क्रिएट कर सकेंगे। हम एक्सटेंडेड पार्टीशन नहीं क्रिएट कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, ऑलरेडी वो एक्सटेंडेड पार्टीशन एक पूरी बनी हुई है, उसके अंदर फ्री स्पेस है, उसको हमने लॉजिकल पार्टीशन में कन्वर्ट करना है। पूरी पार्टीशन प्राइमरी पार्टीशन हो सकती है, मतलब यार हाँ, पूरी एक डिस्क को पूरी एक प्राइमरी पार्टीशन बना देंगे। आप जब आप रियल लाइफ में करेंगे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के ऊपर, तो एक डिस्क के ऊपर एक आपने प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट करनी है, याद रखना आपने, एक डिस्क के ऊपर एक प्राइमरी पार्टीशन। वो लॉजिकल का भी सेम केस होगा, नहीं स्टैंडर्ड का भी सेम केस होगा। अब अच्छा, मुझे अब देखना पड़ेगा मेरे ख्याल में, अगर हमने एक्सटेंडेड पार्टीशन यूज कर ली तो फिर ए असेंबली भी नहीं यूज कर सकेंगे। ए असेंबली रिक्वायर्स प्राइमरी पार्टीशन, लेकिन ये इंप्लीमेंट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर वो ना हुआ तो फिर हमें रॉ डिवाइसेस की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम एक्सटेंडेड पार्टीशन करते हैं तो फिर वो रॉ डिवाइसेस की तरफ हम जा सकते हैं। लेकिन प्राइमरी मेरे ख्याल में जो मुझे याद पड़ रहा है कि अगर हम करेंगे एक्सटेंडेड पार्टीशन हमने कर लिया और लॉजिकल पार्टीशन उसमें की, तो फिर हम ए असेंबली भी नहीं शायद यूज कर सकते, लेकिन देख लेते हैं। ओरेकल की है सर, एएसएम ओरेकल की है, और ये जो है ये जो पार्टीशनिंग है ये लाइनक्स की कैपेबिलिटी जो, हाँ रहा है वो लाइन तो एक्सटेंडेड जो पार्टीशन बनाते हैं तो हमें मतलब दूसरे को बताना पड़ता है कि ये एक्सटेंड बना दो, या हाँ जो खाली बच जाती है। हाँ बिल्कुल पूछता है आपसे कि ये पार्टीशन इस पे वो डिस्क नहीं ऐड हो सकती ना, नहीं तो मैं आपको बता दूं, जब आप पार्टीशन करते हैं ना तो जैसे एफ डिस्क और आगे डिस्क का नाम लिख के एंटर करते हैं वो आपको मेन्यू दे देता है, एन लिख के एंटर करेंगे फिर सबसे पहला ऑप्शन वो ये देगा प्राइमरी पार्टीशन बनाओ या एक्सटेंडेड बनाओ। अब इसमें इसने पूछा नहीं, क्यों नहीं पूछा, 3 प्राइमरी पहले से बन चुकी थी, एक्सटेंडेड भी पहले से बनी हुई है, उसने एक्सटेंडेड भी नहीं पूछा उसने। अगर एक्सटेंडेड भी ना बनी होती ना तो ये पूछता, उसने नहीं पूछा, ठीक है। वो इसलिए नहीं पूछा कि ऑलरेडी प्राइमरी भी बनी हुई है, एक एक्सटेंडेड बनी है, एक्सटेंडेड के अंदर फ्री स्पेस है, अब उस फ्री स्पेस के ऊपर हम लॉजिकल पार्टीशन हमने बनाई है, और एक्सटेंडेड जो है वो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन बनाई गई है। हाँ ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन बनाएंगे, ठीक है। तो आप एक सिंपल नई डिस्क आप डालें तो उसमें वो आपसे पूछेगा। अब वर्चुअल मशीन के ऊपर ये कर सकते हैं, आपको बताएगा, ठीक है। ओके जी, अब हम जरा ASM लिब हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया, उसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। रूट यूजर से कॉन्फ़िगर होगा वो /dev/
Circle. वो आ रहा है सर। Sys config slash etc slash एबीसी के अंदर फाइल करा दो। सारी चीजें समझ नहीं वो पता चल जाएगा, मैं डायरेक्टरी का नाम देख के ना। तो आपने कॉन्फ़िगर करनी है, तो आपने जब RPM इंस्टॉल कर लिए तो उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन यूटिलिटी इंस्टॉल हो जाएंगी etc के अंदर init.d के अंदर। तो आप करेंगे /etc/init.d Oracle ASM configure। अच्छा उससे पहले लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा। आपने जिस यूज़र से ASM का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है और ASM कॉन्फ़िगर करना है, वो यूज़र पहले से क्रिएटेड होना चाहिए, उसका ग्रुप क्रिएटेड होना चाहिए। तो हम करेंगे ग्रुप ऐड TPA, ग्रुप ऐड ASM एडमिन, ग्रुप ऐड ओ इंस्टॉल। ये 3 ग्रुप्स कर लिए। ये जरूरी नहीं है आप एक ही कर लें DBA का, लेकिन हम क्या करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि ASM एडमिन के लिए ASM एडमिन का ग्रुप क्रिएट करें, DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए DBA का ग्रुप करें, और सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए वो इंस्टॉल का ग्रुप क्रिएट करें। तो इसकी करारी करनी है पहले जी इसकी करारी नहीं ये फ्रेश इंस्टॉलेशन है, ठीक है। अब मैं नया यूज़र क्रिएट करता हूँ। और इंस्टॉल तो होते हैं ना ये। हाँ बिल्कुल सर एग्जिस्टिंग DB हुई हुई है तो इसको करने के लिए कर सकते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। 3 ग्रुप्स क्रिएट किए, एक यूजर क्रिएट किया, उसका प्राइमरी ग्रुप वो इंस्टॉल है, तो सेकेंडरी ग्रुप्स उसके ये 2 सर प्राइमरी DB ही होना चाहिए। प्राइमरी जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का जो ओनर होता है ना, वो प्राइमरी ग्रुप आप क्रिएट करते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये कि आप वो इंस्टॉल ओरेकल इंस्टॉलेशन के नाम से ग्रुप है वो रखें, ठीक है। अच्छा, अब हम वो जरा कन्फिगर करते हैं। अब ये पूछ रहा है डिफॉल्ट यूजर टू ओन द ड्राइवर इंटरफेस, कौन सा यूजर होगा जो इस ASM के ड्राइवर को यूज करेगा कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। Oracle उसका ग्रुप कौन सा है, वो इंस्टॉल जो उसका प्राइमरी ग्रुप है, ठीक है। जो आपने अगर DBA रखा है तो DBA रख दें। स्टार्ट Oracle ASM लाइब्रेरी ऑन बूट, यस। स्कैन फॉर Oracle ASM डिस्क्स ऑन बूट, यस, ठीक है जी। दिस शुड बी सक्सेसफुल। अगर यहाँ पे कोई एरर आ रहा है आपको, इट मीन्स कि आपने जो ASM लिब का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है वो आपने गलत रिलीज का कर दिया, आपको सही रिलीज का एग्जिट रिलीज का करना पड़ेगा, अदरवाइज ये यहाँ पे एरर आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, अब सर हम पार्टीशन जो हमने क्रिएट की थी वो देख लेते हैं। हमने पार्टीशन क्रिएट किए 4, 6 7 8 ये 4 पार्टीशन क्रिएट किए हमने, ठीक है। 6 7 8 9। अब हम क्या करेंगे, इनको मार्क करेंगे ASM लिब के थ्रू। ASM लिब हमने इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर कर लिया भाई। तो हम क्या करेंगे /dev/init.d ताकि ASM के अंदर ये जाके यूज हो सके। /etc/init.d Oracle ASM क्रिएट डिस्क, कोई भी नाम दे दें, vol1 /dev/sp 6 क्योंकि ये प्राइमरी डिस्क नहीं है तो उसने फेल कर दिया। इसी तरीके से अगर आपकी प्राइमरी डिस्क हो, आप क्या करेंगे 1 बाय 1 सबको मार्क कर लेंगे। ये लेट्स से वॉल्यूम 1 नाम दे देंगे पहली डिस्क को, वॉल्यूम 2 दूसरी डिस्क को, वॉल्यूम 3, आप इस तरीके से जो मर्जी नाम दे दें। वॉल्यूम 1 दे दें, XYZ दे दें, ABC दे दें, कुछ भी। यूजली वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 दिए जाते हैं। क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ कि ये एक्सटेंडेड पार्टीशन है।
एक्सटेंडेड पे नहीं होगा। एक्सटेंडेड पे ASM लिंक काम नहीं करेगा। वही जो आपका हाँ, जो वो उसके लिए प्राइमरी होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें फिर रॉ डिवाइसेस की तरफ जाना पड़ेगा, या दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं इस पर एक नई डिस्क लगवा लूँ और उस पर हम इनको हम रॉ डिवाइसेस के साथ यूज़ कर लें, और वो जो है हम करें उसके साथ ASM लिंक के साथ, ये करेंगे। सर लगवा लें हाँ, उनको कहते हैं नई डिस्क लगा दें, उसको भी नेक्स्ट वो आपको पार्टीशन भी सारी पता चल जाएंगी। नेक्स्ट क्लास में हम वो ये करेंगे कि उन पे वो पार्टीशन क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। हम इनकी जो है इन तीन चारों हम रॉ पे करेंगे। हाँ, आप ही करें। सर फ्लैश की नेमिंग कन्वेंशन क्या होगी? वो बाय डिफॉल्ट जो होगी वही होगी। किसकी? USB पर हाँ, फ्लैश की जो होंगी वो नॉर्मली HD से ही होंगी। वो जो फ्लैश ड्राइव जो आपकी होती है ना, वो होती हैं आपकी ID बेस्ड होती हैं, तो HD होंगी नॉर्मली। सर नई ड्राइव जो लगाएंगे तो फिर वो किस तरह से ऑलरेडी प्राइमरी फिर भी क्रिएटेड तो होंगी। क्या चीज़? सर नई ड्राइव अगर लगाएंगे उसमें भी तो 3 क्रिएटेड होंगी ऑलरेडी। नहीं, नई ड्राइव जो आप बिल्कुल नई ब्लैंक डिस्क लगाते हैं उस पर कोई पार्टीशन नहीं होती, वो बिल्कुल ब्लैंक होती है ना। नहीं सर, इसी के साथ अटैच करेंगे ना जो सिस्टम चल रहा है। नहीं, आप डिस्क जो लगाएंगे, नई डिस्क लेके आएंगे, तो ये वो ऑलरेडी पार्टीशन तो नहीं होती ना। नहीं पार्टीशन नहीं होती, जो ऑलरेडी हम डिस्क यूज कर रहे हैं हाँ। ये भी साथ यूज हो रही है। एक से ज़्यादा डिस्क आप लगाएं तो आप यूज़ तो कर सकते हैं। मतलब मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा। सर ये भी डिस्क लगी हुई है ना, कि नई डिस्क हम लगाते हैं तो उसके जो पार्टीशन करेंगे तो उसकी प्राइमरी अलग होगी, इसका अलग होगा। हाँ, हार्ड डिस्क की अपनी पार्टीशन होती है ना। हर डिस्क के अंदर हम प्राइमरी हाँ, हार्ड डिस्क पे हम तीन प्राइमरी कर सकते हैं। ठीक है जी, यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वो अब डिस्क चाहिए उसके साथ हमारे वो है, उसके बगैर हम आगे नहीं चल सकते, ठीक है। रॉ जो करना है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।